हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग जेईई और एई एग्जाम बेस्ड ऑन पिछले 3 से 4 सालों के पैटर्न पर कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जामों में, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो बेहतर तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें कि हमारे पास इन दिस सेवेंथ प्रैक्टिस सेशन इन दिस सेवेंथ प्रैक्टिस सेशन ऑफ दी सर्वेइंग हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लीनियर मेजरमेंट के। और जैसा कि अभी तक के सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो पहला चैप्टर होता है, जो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे और स्केल्स की बात करते हैं, तो बहुत आसान सा चैप्टर होता है। सिमिलरली लीनियर मेजरमेंट वाला चैप्टर भी काफी आसान ही था। और आज का ये सेशन जो है सेवेंथ सेशन, ये लीनियर मेजरमेंट का लास्ट पार्ट है, मतलब लीनियर मेजरमेंट इसमें खत्म हो रहा है। हम आगे चल के बात करेंगे अगले सेशंस में ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। तो जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं। यहां से बहुत आसान से सवाल होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। सो विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज फॉर लीनियर मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग, किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो लास्ट क्लास में इसके बारे में भी जाना था कि जब चेन सर्वेइंग में हम चेन का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं, चेन और टेप का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आते हैं चेन और टेप। एरोस क्यों काम आते हैं? एरो को ही क्या बोला जाता है? चेनिंग पिन बोला जाता है, चेनिंग पिन बोला जाता है। और यही एरोज हमारे पास किस लिए काम आते हैं? टू मार्क एंड ऑफ चेन लेंथ के एंड को बताने के लिए जो काम आते हैं वो हमारे पास क्या है? एरोज हैं। दे आर बेसिकली दी एरोज और चेनिंग पिंस। कंपास हमारे पास डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताता है किसी भी लाइन का। तो चेन सर्वे में हमारे पास सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है। लीनियर मेजरमेंट होता है किस प्लेन में? लीनियर मेजरमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लीनियर मेजरमेंट होता है। तो उसमें कोई हमारा एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता। तो नहीं होता तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां से सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंडीशंस that needs to be fulfilled by सर्वे लाइंस और सर्वे स्टेशंस। तो सर्वे लाइनों या सर्वे स्टेशनों से कौन सी ऐसी एक कंडीशन है जो जरूरी नहीं है कि होनी ही चाहिए? तो एक काम करते हैं, पहले ये पहचान लेते हैं कि क्या ऐसा है जो होना चाहिए, नीड्स टू बी फुलफिल्ड। नोट को पहले हटाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप इतने स्ट्रेस में होते हो कि सवाल आप पढ़ रहे होते हो, आप कभी कभी इतने स्ट्रेस में होते हो कि सवाल आप पढ़ रहे होते हो, सोच कुछ और डायरेक्शन में रहे होते हो, आंसर करने का डायरेक्शन कुछ और रख लेते हो, दिमाग में पिक्चर कुछ और अलग घूम रही होती है, तो बहुत सारी चीजों में सिली मिस्टेक क्रिएट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें से पहले नोट हटा देते हैं और देख लेते हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय सर्वे लाइन और सर्वे स्टेशन। द लाइन मस्ट पास थ्रू लेवल ग्राउंड एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल होना चाहिए था ये, एज मच एज पॉसिबल। तो हमारे पास यस, टू हैव बेटर एक्यूरेसी। और हमारे चेन सर्वे का आसानी से एग्जीक्यूशन हो जाए उसके लिए द लाइन मस्ट रन थ्रू अ लेवल ग्राउंड एज मच एज पॉसिबल। ये बात सही है, होना चाहिए। द मेन लाइन्स इज नॉट टर्न व्हेन कंक्यूबिन ट्राइंगल, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। ये गलत कैसे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पर लिखा क्या होना चाहिए था? देयर शुड हैव बीन रिटन द लाइन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल। यहां लिखा होना चाहिए था द लाइन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल्स। तो अगर ऐसा होता है, यस, टू हैव
बेटर एक्यूरेसी। ऐसा होता है तो एरर होने के चांसेस कम होते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया में। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल बनना बिल्कुल सही बात है। द सर्वे स्टेशन मस्ट बी म्यूचुअली विजिबल। अगर म्यूचुअली विजिबल होते हैं तो रेंजिंग इज फास्ट एंड एक्यूरेट, उससे हमारे पास मेजरमेंट सही आता है। तो ये अगर चीजें हुई तो बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जो है वो हमारा सर्वे अच्छा होगा। द मेन सर्वे लाइंस आर अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर ट्रेसपासिंग। नहीं, हमारे पास द सर्वे लाइंस आर अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर ट्रेसपासिंग। नो, नो, नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। मतलब कि सर्वे लाइन बाउंड्री से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिस बाउंड्री में करना है, जहां पर सर्वे करना है वहीं पे रहनी चाहिए, बाहर क्यों जाए। तो ऐसे में हमारे पास ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यही हमारे पास इंडिकेशन देता है कि ये गलत है। तो नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर नॉट का हो जाएगा। अगला सवाल है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सर्विंग नॉट सुटेबल। देखो आप ये देखो कि सवाल कैसे आते हैं। आप कई बार बहुत ज्यादा सोच लेते हो कि यार एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। पहली तो बात ये कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो उसका बेसिक्स है, वो आपका अच्छा होना चाहिए, तो उससे बहुत सारी चीजें बन जाती है। सवाल तो बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं। कभी कभी पेपर में 15-20 सवाल ऐसे आ जाएंगे जो थोड़े टिपिकल होंगे, बाकी 60-70% पे क्वेश्चन जो है वो आसान ही होते हैं, और बच्चा उसी में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कुछ करने की सोचता है लेकिन बेसिक्स पे इंप्रूव नहीं कर पाता, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। जरा देखते हैं कौन सी वाली कंडीशन में चेन सर्विंग सुटेबल नहीं है। फैक्ट्री साइट में कैन बी डन, कैन बी डन, कोई दिक्कत नहीं है। अंडुलेटिंग एरियाज में, अंडुलेटिंग एरिया होता है तो एरर बढ़ते हैं, एरर बढ़ते हैं। फेयरली लेवल ग्राउंड, यस, और स्मॉल एरियाज, यस। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि चेन सर्वे कंडीशन है कि कब करते हैं चेन सर्वे, जब हमें रफ सर्वे करना हो तब करते हैं, जब ग्राउंड फेयरली लेवल्ड हो तब करते हैं, जब ओपन एरिया हो तब करते हैं, स्मॉल एरिया हो तब करते हैं, जब वेजिटेशन नहीं हो तब करते हैं, जब हमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तब करते हैं। तो ऐसे में आपके पास अंडुलेटिंग एरियाज में नहीं किया जाता, अंडुलेटिंग एरियाज को प्रीफर नहीं करेंगे। करना पड़ा तो करेंगे, ऐसा नहीं कि मना कर देंगे, लेकिन प्रीफर नहीं करते। इन चारों ऑप्शन में से बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके पास, if a surveyor gives a signal by both arms extended forward horizontally and the hands depressed briskly, the action by the assistant will be। तो देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अलग अलग साइन लैंग्वेज होता है, कोड लैंग्वेज होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो जैसे मान लो कि स्वीपिंग करी हमने, स्वीप बाय हैंड, ठीक है। अगर स्लो स्वीप हो रहा है, स्लो स्वीप बाय हैंड हमारे पास, या फिर बात करता हूं तो स्लो स्वीप बाय लेफ्ट हैंड। मतलब कि मान लो मैं फॉलोवर हूं, मैं पीछे चल रहा हूं और मैं ही जो है वो सर्वेयर भी हूं, तो मेरे सामने मेरा जो है वो लीडर है, मतलब जो मेरा हेल्पर है वो लीडर है। अब मुझे उसको बताना है कि भाई तुम लाइन में नहीं दिखाई दे रहे हो, तो मुझे उसके लिए साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो मैं अपना लेफ्ट हैंड मूव कर रहा हूं, और अगर लेफ्ट हैंड स्लोली स्लोली मूव कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि भाई आपको अपने राइट तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो तो मेरी तरफ देख रहा होगा ना ऐसे, तो उसको तो राइट तरफ। मैं अगर लेफ्ट हैंड घुमाऊंगा तो उसको राइट तरफ खसकना है, तेजी से घुमाऊंगा फास्ट तो ज्यादा खसकना है। तो हमारे पास स्लो स्वीप बाय लेफ्ट हैंड का मतलब होता है मूव स्लोली टू हिज राइट। इसका लेफ्ट हैंड का स्वीप, इसका राइट हैंड का मूवमेंट। अगर हम कहते हैं कि फास्ट स्वीप बाय राइट हैंड, अगर मैं राइट हैंड से फास्ट स्वीपिंग करूंगा तो भाई इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास मूव फास्ट या कंसिडरेबली, मतलब ज्यादा मूव करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर हो, कंसिडरेबली टू हिज लेफ्ट। अब ये तो हो गया हमारे पास, हमने मूव करा लिया। अगर वो सीधी लाइन में आ चुका है
तो हमें दोनों हाथ ऊपर लाके ऐसे आगे छोड़ने पड़ते हैं, रेज बोथ दी हैंड अबाव, और नीचे डालने पड़ते हैं। इसका मतलब कि भी रेंजिंग सही है। तो हमारे पास हैंड्स अबाव हेड एंड ब्रॉट डाउन, हमारे पास नीचे लेकर आते हैं, तो इसका मतलब होता है रेंजिंग इज करेक्ट, रेंजिंग इज करेक्ट। रेंजिंग सही भाई, आप सही लाइन में हो। अब वो रेंजिंग रोड को वहीं फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। सर्वेयर ने अगर सिग्नल दिया, सिग्नल बाय बोथ हैंड, दोनों हाथ सामने लाया और झटके से नीचे डाल दिया, ब्रिस्कली हमारे पास झट्टे से नीचे डाल दिया, तो इसका मतलब कि जहां पर हो, जहां पर रेंजिंग रोड रखी उसको वहीं पे गाड़ दो, फिक्स द रेंजिंग रोड। तो हमारे पास सिग्नल बाय बोथ आर्म्स एक्सटेंडेड फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली एंड द हैंड्स डिप्रेस्ड ब्रिस्कली, द एक्शन बाय द असिस्टेंट विल बी फिक्स द रोड। रोड क्या है, फिक्स कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, डैश इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग एन ऑफसेट पॉइंट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन। दो डिफरेंट पॉइंट से किसी चेन लाइन पर हमें क्या करना है, एक ऑफसेट को, मेथड ऑफ लोकेटिंग ऑफसेट पॉइंट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन इन सच अ वे दैट ऑल थ्री पॉइंट्स फॉर्म अ नियर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास यहां पर जरा देखो, एक तो होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड का मतलब ये आपकी हो गई चेन लाइन, सर्वे लाइन हो गई, ठीक है। अगर आपने सर्वे लाइन से मान लो फॉर एग्जांपल, जरा ध्यान समझना, आपको यहां से या फिर आपको यहां से कोई, आपको अगर यहां से कोई आपको इस पे आपको डालना है कोई ऑफसेट, तो आपने पहले तो यहां से कोई मेजरमेंट किया, 5 मान लेते फॉर एग्जांपल 5 मीटर का मेजरमेंट कर लिया आपने, यहां से आपने 3 मीटर का मेजरमेंट कर लिया, तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला मेजरमेंट कितने का पड़ेगा, 4 मीटर का, और ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला ऑफसेट क्या बन गया आपके पास, परपेंडिकुलर ऑफसेट। क्या बन गया, परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो एक तो ये तरीका बनता है परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाने का, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जो है वो इक्विलेट, मतलब हमारा जो वो ट्राइंगल है बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। एक होता है कि आपने क्या कर लिया, इस पॉइंट पे खड़े हो, यहां से एक चाइन लाइन ली और इसको जो है वो स्विंग करवा लिया। स्विंग कराने पता चल रहा है कि भाई यही वो डिस्टेंस है जहां पर हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट बन जाएगा, इसे कहते हैं स्विंग ऑफसेट मेथड। तो स्विंग ऑफसेट मेथड से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा। एक इससे बन सकता है, एक ऑब्लिक ऑफसेट मेथड है। ऑब्लिक ऑफसेट मेथड में आप यहां पे हो, किसी भी एंगल पे आप मेजर करना चाहो, आपने इस एंगल पे मेजर कर लिया तो इस एंगल पे ऑफसेट बन गया, आपने इस एंगल पे मेजर कर लिया तो आपके पास ये ऑफसेट बन गया, आपने किसी भी एंगल पे मेजर करना चाहो वो पर्टिकुलर आपका ऑफसेट बन गया। तो ये जो है ये सारे सारे ऑब्लिक ऑफसेट मेथड है। अब एक है मेथड ऑफ टाइज। मेथड ऑफ टाइज में क्या होता है कि आपने क्या किया, आपके मेन सर्वे लाइन पे आपको एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट आपको यहां मिला, ठीक है, और इन दोनों के बीच में दूरी है मान लो फॉर एग्जांपल 5 मीटर की, तो आपने यहां से 5 मीटर की दूरी पे एक आर्क कट किया, यहां से 5 मीटर की दूरी पे एक आर्क कट किया, और यहां पर आपने इन्हें मिला दिया, तो अब आपके पास ये बन गया आपका जो है वो, इसका जो मिडिल पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, लेकिन कैसे बना ये परपेंडिकुलर ऑफसेट आपका, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने से मिला। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, इसे कहते हैं मेथड ऑफ टाइज। तो अगर आपने किसी ऑफसेट को, डैश इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग एन ऑफसेट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द चेन लाइन से, सच अ वे दैट ऑल थ्री पॉइंट्स फॉर्म अ नियर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो कहलाती है मेथड ऑफ टाइज। क्या कहलाती है वो, मेथड ऑफ टाइज। लेकिन ये चारों ही मेथड क्या है, देयर ऑल मेथड ऑफ द लोकेटिंग आपका जो ऑफसेट होता है वो। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है हमसे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर्ड ड्यूरिंग अ हॉट समर। हॉट समर मतलब क्या, हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर। तो हमारी जो चेन है
जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो लंबी हो जाएगी। बाय यूजिंग अ 30 मीटर लॉन्ग चेन वॉज 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर किया हमने। तो मुझे बताओ, ये तो हमारी सही लेंथ हो गई 30 मीटर लॉन्ग, ये तो हो गया करेक्ट। और हमने 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर किया, तो 2.4 किलोमीटर क्या हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई सर, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डेज वर्क इट वॉज फाउंड दैट द चेन वॉज 2 डेसीमीटर लॉन्गर है, चेन वॉज 2 डेसीमीटर लॉन्गर। अब ये बताओ, जब चेन लंबी होती है, व्हेन चेन इज टू लॉन्ग, तो मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से कम आएगी, हाँ या ना, ठीक है। हमारे पास यहां पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी जो चेन है वो 2 डेसीमीटर लंबी है, तो आपको पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर कितना होता है, 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर, 1 मीटर होता है 1 मीटर, 1 डेसीमीटर होता है कितना 0.1 मीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर होता है कितना 0.1 मीटर के बराबर। तो आपको ये पता होना चाहिए। और अच्छा, इसी के अलावा अगर बात करें 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 0.01 मीटर के बराबर, 10⁻² मीटर के बराबर। तो 1 डेसीमीटर इतना हो गया। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 1 डेसीमीटर 0.1 मीटर होता है, हमें पता होना चाहिए करेक्ट लेंथ इक्वल टू, अच्छा इसमें से आंसर पहले सोच लेते हैं। ट्रू वैल्यू छोटी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इनमें से, मेजर्ड डिस्टेंस इज 1600 सेंटीमीटर लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस। क्या मेजर्ड डिस्टेंस कम होगा, बिल्कुल। तो मेजर्ड डिस्टेंस मोर तो हो नहीं सकता, मेजर्ड डिस्टेंस मोर तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास यहां पर दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब इसको जरा सोचते हैं कि 1600 सेंटीमीटर होगा या 16 सेंटीमीटर होगा। तो करेक्ट लेंथ हमारे पास क्या होगी, हमारा जो रॉन्ग चेन है डिवाइडेड बाय जो करेक्ट चेन है इनटू मेजर्ड वैल्यू। तो रॉन्ग चेन कितनी बनेगी आपकी, रॉन्ग चेन बनेगी 2 लॉन्ग है ना, तो 30 मीटर की लंबाई थी, तो ये बनेगी 30.1 मीटर डिवाइडेड बाय 30 मीटर इनटू ये 2.4 किलोमीटर लिखा है, इसे लिखते हैं 2400, ठीक है, मीटर के बराबर। मीटर से मीटर गया, मीटर में आंसर आएगा। 10 से 10 गया, 240 बचा, तो 1 3 गया, और ये गया हमारे पास कितना 80। तो 8 3 जा 8 8 16 24, हमारे पास ये कितना आ रहा है, मतलब इससे कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। और कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है जरा इसको भी सोच लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 80 इंटू 30.1, ये आ रहा है 2408 मीटर के बराबर, 2408 मीटर के बराबर। तो हमारे पास यहाँ, अच्छा मैंने एक चीज मैं गलत लिख रहा हूं, मैंने यहां पर आपको जो है वो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर बताया था, लेकिन हमारी तो 2 डेसीमीटर लंबी है, तो ये बनेगा 30.2 मीटर। तो 30.2 मीटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा 80 इंटू 30.2, ये बनेगा 2416, 2416 मीटर। तो अब जरा देखो, आपके पास यहां पर आपको तो क्या चाहिए, करेक्शन चाहिए आपको, राइट। एरर निकाल लो या करेक्शन निकालो, कुछ भी निकाल लो। तो आपको जो है वो चाहिए यहां पर, अगर आप निकालते हो एरर, एरर आता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू है 2400 मीटर की, ट्रू वैल्यू है 2416 मीटर की। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -16 मीटर, मतलब -1600 सेंटीमीटर। तो एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव, मतलब मेजर्ड वैल्यू छोटी ही है तभी एरर नेगेटिव आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू छोटी है तभी हमारे पास एरर नेगेटिव आ रहा है। तो मेजर्ड वैल्यू छोटी, तो द मेजर्ड डिस्टेंस इज 1600 सेंटीमीटर लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, बात तो यही सही निकलेगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारे पास लीनियर मेजरमेंट के क्वेश्चनों का जो है वो दी एंड। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन से आपने कुछ सीखा होगा, और आप लोगों को मुझे एक बहुत ही इंफॉर्मेशन जो बात बताना है
वो ये है कि टारगेटेड बैच के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। एक बैच हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अब आपके सामने आपको दिखेगा, तो वो है उपियंत्री बैच। व्हाट इज उपियंत्री बैच? एमपी में आने वाली सब इंजीनियर 2024 की जो वैकेंसी है उसके लिए एईसी प्लस ने एक उपियंत्री बैच लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको दे रहे हैं 250 प्लस, 250 से भी ज्यादा फ्री टेस्ट, जिसमें कि आपको लगभग 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे। हमने क्या किया इस बैच के अंदर, आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस पूरा बेसिक लेवल से कवर कराया है। पूरा का पूरा कोर्स डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डेड कोर्स है। आप इसमें डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स लेके चल सकते हो, 24/7 वीडियो एक्सेस कर सकते हो, आप जब भी चाहो तब। आप इसको ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो जब इंटरनेट नहीं हो तब। यू कैन वॉच दी कंटेंट ऑन दी लैपटॉप ऑल्सो, और मल्टीपल कोर्सेज की वैलिडिटी है हमारे पास। तो हमारे पास अगर बात करें, अगर आप इस कोर्स को एनरोल भी करना चाहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, तो ये आपको 2,999 का पड़ेगा। 1.5 साल के लिए करना चाहते हो तो 3,999 का पड़ेगा। ये बैच आपको मदद कर सकता है आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। बार बार मौके नहीं मिलते हैं एग्जामों के, और एमपी में तो बार बार वैकेंसी आती भी नहीं है। तो लास्ट चांस है, जहां कहीं पर भी कमी हो, अगर लगता है आपके अंदर है, तो फिर आप इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को चाहे जितना इंप्रूव कर सको, लेकिन करो जरूर। इसी के अलावा एक और बैच है जो कि एईसी प्लस ने लॉन्च कर रखा है, एक्सप्रेस बैच है आरआरबी जेई 2024 के लिए। इसमें भी हम आपको क्या दे रहे हैं, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पूरी तरीके से बेसिक लेवल से पूरा सिलेबस कवर्ड है। डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, पूरा कोर्स डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड है, 24/7 आपको वीडियो एक्सेस मिलेगा, पूरी तरीके से ऑफलाइन डाउनलोड, मतलब ऑफलाइन मोड में आप देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो आप इसे, मल्टीपल कोर्स की वैलिडिटी आपके पास ऑप्शन है, और साथ में 500 से भी ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे, फ्री टेस्ट, जिनकी प्राइस आपके पास जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। मतलब कि एक कोर्स 1 साल के लिए अगर आप एनरोल करते हैं इस कोर्स को, तो प्राइस इज गोइंग टू बी 2,999, 18 महीने के लिए करते हो 1.5 साल के लिए इट इज 3,999। और आप ध्यान रखिएगा आरआरबी जेईई की वैकेंसी आज 2024 में आ रही है आफ्टर 2019, इट हैज बीन 5 इयर्स। बार बार चांस नहीं मिलता है। अगर तैयारी में कहीं पर भी कोई भी कमी हो, तो एक फोकस्ड डेडिकेटेड टीम के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, चाहे वो कितनी भी अच्छी या कितनी भी बुरी प्रिपरेशन क्यों ना हो आपकी, कहीं पर भी कमी हो, उस कमी को दूर करने के लिए जरूर किसी ना किसी मेंटर के साथ जुड़ें, किसी ना किसी कोर्स के साथ जुड़ें, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक एज मिले। थैंक यू। तो ये था आपके पास आपके इस सेशन का अंत, और मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।